जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुधार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विद रीना में। मैम, आप हमेशा डिफेंस के पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के बारे में बात करती हैं और अभी भी आप बात कर रही हैं कि स्पर्श से पेंशन जो है 1 अप्रैल 2026 को क्रेडिट होगी डिफेंस के पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की। जिनकी पेंशन बैंक से आ रही है उनके बारे में आप बात ही नहीं कर रही हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पेंशनर्स या फैमिली पेंशनर्स हैं इनके वेलफेयर से जुड़ी जानकारी या इनके बारे में आप बात क्यों नहीं करती हैं। बहुत सारे कमेंट्स हमें ऐसे आए हैं। चलिए आज के इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं ऐसे पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स के कमेंट्स के बारे में जो ये पूछ रहे हैं कि क्या बैंक से पेंशन मार्च महीने की एंड में क्रेडिट होगी या नहीं होगी। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं और साथ ही में एडिशनल पेंशन से जुड़ा हुआ एक कमेंट आया है उसके बारे में भी जानेंगे कि एडिशनल पेंशन का एरियर मिलता है या नहीं मिलता है। एक सिंपल एग्जांपल के माध्यम से समझाऊंगी कि अगर एडिशनल पेंशन लेट होता है तो आपको एरियर को लेकर क्या कार्रवाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर करनी चाहिए तो कितनी आसानी से ये पैसा आप तक पहुंचेगा और कैसे पहुंचेगा। चलिए इसके बारे में भी आज के इस वीडियो से आपको पता चलेगा। और इसके साथ साथ एक फैमिली पेंशनर्स का केस है और कुछ कमेंट्स हैं जिनके माध्यम से हमारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स ने अपनी पेंशन संबंधी समस्याओं को शेयर किया है। तो चलिए इसी जानकारी के लिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को हाइप जरूर से करिएगा ताकि हर एक कर्मचारी, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स तक यूट्यूब इस वीडियो को पहुंचाए। आप चाहें तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी चॉइस पर है, लेकिन सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो चलिए इसी के साथ आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले मार्च महीने की पेंशन को लेकर बात कर लेते हैं। देखिए, डिफेंस के हमारे जो पेंशनर्स हैं या फैमिली पेंशनर्स हैं उनको स्पर्श टीम के द्वारा पेंशन क्रेडिट का एडवांस मैसेज आ चुका है। पेंशन स्लिप भी उनको आसानी से जो है स्पर्श में लॉग इन करके मिल जाती है। लेकिन हम यहाँ पर अब बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के बारे में, क्योंकि कई बार हमें ऐसे कमेंट्स आते हैं जिसके बारे में वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि हमारे पेंशनर्स और जो फैमिली पेंशनर्स हैं वो ये शिकायत करते हैं कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कर्मचारी या पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स हैं उनके बारे में बात नहीं करते हैं। तो देखिए, मार्च महीने की पेंशन को लेकर जब ये पूछा जा रहा है कि जिनकी पेंशन बैंक से आ रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं, ये पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं और जिनकी पेंशन बैंक से आ रही है उनकी पेंशन कब क्रेडिट होगी। 26 या 27 से अमूमन जो है पेंशन क्रेडिट शुरू हो जाती थी, पर मार्च महीने की वजह से इस बार सभी की पेंशन जो है 1 अप्रैल के बाद ही क्रेडिट होगी। तो अगर कोई इंस्टॉलमेंट वगैरह अगर किसी का है तो उस हिसाब से आप तैयार रहिएगा, क्योंकि देखिए बैंक से ही पेंशन क्यों नहीं आ रही है, पर पेंशन जो है 1, 2 या कभी भी कई बार ये देखा गया है कि 3 अप्रैल तक खातों में आती है। तो इस बात को लेकर हमें तैयार रहना है। जिसकी पेंशन भी बैंक से भी आ रही है वो भी इस बात को लेकर टेंशन मत करिए। लेकिन एक बात आपको जरूर करनी है, मैं हमारे सभी जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उनको कहना चाहती हूँ, केंद्र सरकार ने सभी बैंकों को यह आदेश दिया है और वो लेटर, उस आदेश की कॉपी मैंने शेयर की थी, जहां पर यह कहा गया है कि हर एक पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स को जो है आप पेंशन स्लिप दीजिए। पेंशन मिल जाने के बाद पेंशन स्लिप उनको मिलनी चाहिए, चाहे मेल के माध्यम से, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से, पर बैंक ये सुनिश्चित करे कि सभी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को पेंशन स्लिप मिलती रहे, ताकि उनको पता चले कि बेसिक सही आ रही है या नहीं, पेंशन में किसी तरीके की गड़बड़ी तो नहीं है, डीआर का अमाउंट सही जुड़ रहा है या नहीं, लाइफ सर्टिफिकेट की ड्यू डेट, नेक्स्ट नॉमिनी कौन है, ये सारी जानकारी जो है उस पेंशन स्लिप से मिलती रहे। एक फॉर्मेट भी मैंने शेयर किया था जो उस आदेश के साथ था। अगर कोई भी ऐसे पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के जिन्होंने अभी तक अपनी पेंशन स्लिप का ये सिस्टम जो है इसको शुरू नहीं करवाया है, इसको लेकर कार्रवाई नहीं की है, बैंक में नहीं गए हैं, तो जरूर से वो आदेश की कॉपी आप व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे से ले सकते हैं और ये पेंशन स्लिप जरूर से शुरू करवाइए ताकि आपकी पेंशन सही आ रही है नहीं आ रही है आपको पता चलता रहे। चलिए इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं एडिशनल पेंशन से जुड़ी हुई। देखिए, एडिशनल पेंशन से जुड़ी हुई जानकारी जब जब मैं शेयर करती रहती हूँ, इसमें अगर मैं बात करूं 8वें वेतन आयोग में एडिशनल पेंशन को लेकर भी सिफारिशें हैं कि कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने ये सिफारिशें की हैं 8वां वेतन आयोग की कमेटी के सामने कि एडिशनल पेंशन जो है वो 80 के बजाय 65 साल पे शुरू होना चाहिए।
तो ये मांग तो गई है केंद्र सरकार के सामने काफी लंबे समय से, बाकायदा इसको लेकर चर्चा वगैरह भी हुई है और बहुत लोगों ने ये प्रयास भी किया है। हमारे सांसदों श्री ने ये भी प्रयास किया है कि एडिशनल पेंशन 65 साल में शुरू होनी चाहिए, पर अभी तक इसको लेकर केंद्र सरकार कोई डिसीजन पर नहीं आई है। लेकिन जब हम एडिशनल पेंशन के एरियर को लेकर मैं बात करती हूं तो देखिए विस्तार से उस वीडियो में मैं उसके बारे में समझाती भी हूं। यहां पर एक कमेंट देखिए, एक हमारे व्यूअर्स हैं, वो लिख रहे हैं कि मैम झूठ क्यों बोल रही हो, एडिशनल पेंशन का एरियर कौन सा होता है। यानी वो ये कह रहे हैं कि एडिशनल पेंशन का कोई भी एरियर नहीं बनता है। चलिए इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाती हूं मैं। यानी एडिशनल पेंशन का एरियर मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब आप ध्यान से ये सुनिए, एडिशनल पेंशन अभी के नियम के मुताबिक केंद्र सरकार का एडिशनल पेंशन पर जो रूल्स हैं अभी हाल फिलहाल जो अभी है उसके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो 80 साल कंप्लीट होने पर आपकी एडिशनल पेंशन शुरू होती है। 81 साल जैसे ही स्टार्ट होता है एडिशनल पेंशन का समय जो है वो शुरू हो जाता है। यानी 20% अतिरिक्त पेंशन जो है 81 साल शुरू होते ही मिल जानी चाहिए। जिस भी महीने में बर्थ डेट आती है, जैसे अगर जनवरी महीने की 15 तारीख को आपकी बर्थ डेट है किसी की, तो उस पेंशनर्स की जो एडिशनल पेंशन है वो 1 जनवरी से शुरू मानी जाएगी। जितनी भी लेट होगी उतना एरियर जो है उनको मिलेगा। कई सारे केस में 85 इयर्स हो जाते हैं, 90 इयर्स हो जाते हैं, पर एडिशनल पेंशन शुरू नहीं होती। तो ऐसे में क्या जो पिछले साल है उनके उसका जो क्या नुकसान पहुंचेगा उस पेंशनर्स को, बिल्कुल नहीं पहुंचता। लेकिन जानकारी ना होने की वजह से डिपेंडेंट या फैमिली पेंशनर्स इसको लेकर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। देखिए 81 इयर्स में फैमिली ये एडिशनल पेंशन स्टार्ट होती है। इसके बाद अगर एडिशनल पेंशन 82 में मिले, 83 में मिले, 84 में मिले, कभी भी मिले, जितने साल भी काटे गए हैं, जितने साल भी लेट एडिशनल पेंशन शुरू होती है उतने सालों का पैसा एरियर के तौर पर मिलता है। यही होता है एडिशनल पेंशन का एरियर। इसीलिए मैंने कहा था कि एडिशनल पेंशन का एरियर मिलता है, बहुत सारे पेंशनर्स को मिला है, तो इसको लेकर भी जानकारी होनी चाहिए। तो जो भी इस वीडियो के माध्यम से हम जानकारी शेयर करते हैं वो 100% श्योर होते हैं, तभी इसके बारे में बात करते हैं। अगर किसी पेंशनर्स को नहीं पता है तो इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कर सकते। पर मुझे पता है कि इस चैनल से जो जुड़े हैं, ज्यादातर जो जुड़े हैं हमारे पेंशनर सभी, उन सभी को इस चैनल के माध्यम से जो मैं जानकारी शेयर करती हूँ उस पर 100% विश्वास है। चलिए इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कुछ कमेंट्स की। देखिए हमारे एक पेंशनर यह लिख रहे हैं कि मैंने भी 3 से 5 हजार तक बढ़ोतरी के लिए सुझाव दिया था 8 पे कमीशन में। यानी हमारे जो ये पेंशनर्स हैं वो लिख रहे हैं कि उन्होंने 8वें वेतन आयोग की वेबसाइट पर जाकर जो कर्मचारी पेंशनर्स के लिए क्वेश्चनर दिए गए हैं उसमें जो है भाग लिया, उन सभी क्वेश्चन के जवाब दिए और 3 से 5 हजार की बढ़ोतरी यानी फिक्स मेडिकल अलाउंस में का जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें इन्होंने जो है कमेंट किया है। देखिए सर बेहद खुशी होती है जब आप सब लोग ऐसे रिप्लाई करते हैं, कमेंट्स करते हैं, और क्योंकि लगातार मैं भी इसके बारे में बात कर ही रही हूँ कि 8वें वेतन आयोग की जो कमिटी है वो आज कर्मचारी पेंशनर्स या फैमिली पेंशनर्स की आवाज सुनना चाहती है। वो ये सुनना चाहती है, समझना चाहती है कि कर्मचारी या पेंशनर्स वेतन आयोग से क्या चाहते हैं। मुझे बेहद ही खुशी होगी कि आने वाले दिनों में हमारी कोई फैमिली पेंशनर्स भी मुझे कमेंट्स करके कहेगी कि हम भी वेबसाइट पर 8वें वेतन आयोग की जो वेबसाइट है उस पर गए और सवालों के जवाब दिए। तो बेहद ही खुशी होती है जब इस चैनल के माध्यम से जो मैं अपील करती हूँ या रिक्वेस्ट करती हूँ वो आप सब लोगों तक पहुंच रही है और इतना सीरियसली इस पर काम भी हो रहा है। अब देखिए जब वेतन आयोग की कमेटी को पता चलेगा कि आपके मन में क्या है, कौन कौन से सुझाव है, तो इस पर जरूर से कार्रवाई होगी। और इसके साथ साथ जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी ये प्रयास कर रहे हैं कि देखिए अब सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं, यानी ये क्वेश्चनर के माध्यम से तो देखिए सवाल पूछे गए हैं और उनके जवाब मांगे गए हैं कि कर्मचारी पेंशनर्स के मन में क्या है, सुझाव मांगे गए हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे एजेड पेंशनर्स हैं जो सरकार को लेटर लिखते हैं, जो अपने विभागों को लेटर लिखते हैं, जो कुछ गलतियां कहीं होती है उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। ऐसे पेंशनर्स जो हैं या फैमिली पेंशनर्स जो हैं जो सर्विस में थे उनको भी अपनी आवाज वेतन आयोग की कमेटी के सामने पहुंचानी है। तो इनके लिए भी देखिए प्रयास हो रहे हैं। कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन ने मांग की है 8वें वेतन आयोग की कमेटी से कि आप
जो ये ऑनलाइन सजेशन मांग रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन कागजों के माध्यम से भी जो सजेशंस है वो आपको स्वीकारने चाहिए। तो ऐसे में अगर ये मांग जो है कमिटी स्वीकार कर लेती है, तो हमारे जो ऐसे एजेड पेंशनर्स हैं जो इतने जागरूक हैं कि ऐसे मामलों में इतने एक्टिव रहते हैं, तो वो भी अपनी मांग जो है या सुझाव जो है वेतन आयोग के सामने पहुंचा सकते हैं। तो बेहद ही खुशी होगी जब इससे जुड़ी हुई कोई जानकारी इस चैनल के माध्यम से मैं शेयर करूंगी। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए कुछ कमेंट्स देख लेते हैं। देखिए, फिक्स मेडिकल अलाउंस को लेकर जब मैंने वीडियो बनाया था वहां पर हमारे एक पेंशनर्स का भी कमेंट आया है कि ओपीएस वाले पेंशनर्स को भी मिलेगा। तो देखिए सर, ओपीएस जिनको पुरानी पेंशन मिल रही है उनको तो फिक्स मेडिकल अलाउंस का लाभ मिलता ही है। या आप मेडिकल कार्ड बनवा लीजिए या फिक्स मेडिकल अलाउंस का पैसा ले लीजिए, जो भी 1000 है। और 8वें वेतन आयोग में 3 से 5000 की मांग की गई है, तो अभी जो 1000 रुपए मिलते हैं, या तो वही बात है कि कार्ड बना लीजिए। लेकिन ओपीएस जो है पुराने पेंशन के दायरे में जो आ रहे हैं उनको ये लाभ जरूर से मिल रहा है। चलिए अगला देखिए, मैं हमेशा जैसे वीडियो के माध्यम से कहती हूँ कि देखिए गलत जानकारी या कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, नियम होते हैं, उसको लेकर अगर सही जानकारी ना हो तो पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स कैसे परेशान होते हैं। यहाँ देखिए हमारे पेंशनर्स ने लिखा है कि नमस्ते मैम, मैं एक आर्मी से रिटायर क्लर्क जो भिवानी सोल्जर बोर्ड के बाहर बैठते हैं, वो कह रहे थे कि कम्यूटेशन 15 साल की बजाय 11 साल का हो गया है। क्या ये सच है मैम? कंफर्म करके बताइए। देखिए सर, आप रेगुलर अगर वीडियोस देख रहे हैं तो 8वें वेतन आयोग हो, ओआरओपी का एरियर हो, एमएसपी हो, एमएससीपी हो या कम्यूटेशन हो, ये जो मुद्दे हमारी सैलरी या पेंशन पर असर डालते हैं, इससे जुड़ी हुई सही जानकारी आपको जरूर से होगी। देखिए कम्यूटेशन को लेकर जो नियम है, जो प्रयास हो रहे हैं, उसके बारे में लगातार जो सही अपडेट होती है मैं वीडियो के माध्यम से शेयर करती रहती हूँ। कम्यूटेशन को लेकर अभी भी केंद्र सरकार का वही नियम है कि 15 साल तक कटेगा। अभी केंद्र सरकार ने 11 साल का नियम नहीं बनाया है, इसको लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। तो अभी नियम यही है कि कम्यूटेशन 15 साल तक कटता रहेगा। चलिए अगला कमेंट एक डिपेंडेंट का है। ये लिख रहे हैं कि मैं मेरे माताजी का स्वर्गवास हो गया है, उनकी पेंशन इस मंथ लाइफ सर्टिफिकेट की वजह से नहीं आई है, और पेंशन के बारे में भी बता दीजिए, सिस्टर हैंडीकैप भी है। देखिए 2 सवाल हैं, एक करके दोनों के सवाल जवाब दे रही हूँ। पहली बात तो जो यहाँ पर ये लिख रहे हैं कि माताजी का स्वर्गवास हो चुका है और पेंशन नहीं आई है लाइफ सर्टिफिकेट की वजह से, तो आप पेंशन का जो जितना भी बाकी पैसा बच रहा है, अगर उसको क्लेम करना है तो एलटीए के रूप में जो है इसको क्लेम कर सकते हैं। जो भी बकाया पैसा है वो मिल जाएगा। बाकी लाइफ सर्टिफिकेट वगैरह सबमिट कराने का तो कोई मतलब है ही नहीं, वो होगा भी नहीं ना अभी। लेकिन एलटीए के रूप में आप जो है पैसों को क्लेम कर लीजिए। और दूसरी बात कि जो प्रोसेस होता है, अगर स्पर्श में माइग्रेशन हो गया है तो उनको भी इन्फॉर्म करना है, अगर बैंक से पेंशन आ रही है तो उनको इन्फॉर्म करना है। और अभी जो आपकी सिस्टर हैंडीकैप है उसके बारे में मैं बता रही हूँ। 3-4 चीजों का ध्यान रखिए। पहली बात, आपकी सिस्टर अगर फैमिली पेंशन के लिए एलिजिबल है, आपने यहाँ पर हैंडीकैप है ये लिखा है, लेकिन इसके बारे में भी बात करनी पड़ेगी अच्छे तरीके से, आपको कमेंट लिखना पड़ेगा तभी मैं एडवाइस दे पाऊंगी। अभी जो आपने कमेंट लिखा है उसके बारे में बता दूं मैं कि अगर आप बता रहे हैं कि जिस हिसाब से हैंडीकैप है, अगर एलिजिबल है फैमिली पेंशन के लिए तो उसको लेकर आप क्लेम करिए। नजदीकी जिला सैनिक बोर्ड में जाइए, वहां से ये कार्रवाई शुरू करा दीजिए। आपके पिताजी और माताजी के रहते बिटिया का पार्ट 2 ऑर्डर वगैरह हो गया नहीं, ये सुनिश्चित करिए। जो मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह होता है सरकारी, उसको बनवाया है आपने, नहीं बनवाया, ये आपने यहाँ पर नहीं लिखा। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। फिर भी मैं यहाँ पर कहूंगी कि अगर आपको आपकी सिस्टर की फैमिली पेंशन चालू कराने में दिक्कत आ रही है तो मैं इसमें आपकी पूरी मदद करूंगी। मेरे नंबर आपको मेरे पुराने वीडियोस में मिल जाएंगे, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए सबसे आखिर में ये कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि मैम मेरी मम्मी 83 इयर्स की है, उनको एडिशनल पेंशन नहीं मिल रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ मिलेगा और कहाँ इसको जमा कराना होगा? देखिए वही बात है, जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि ये सारे मुद्दों को लेकर समय पर बात करती रहती हूँ। रिपीटली इसको लेकर क्यों बात करती हूँ? ताकि हमारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स और खास तौर पर हमारे जो डिपेंडेंट है उनको किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। देखिए एडिशनल पेंशन का जो मुद्दा है, आपने यहाँ बताया 83 इयर्स की है, मतलब यानी 83 इयर्स रनिंग में है। फिर भी
2 साल तो लेट है ही एडिशनल पेंशन शुरू होने में। अब रीजन की अगर बात करूं तो जैसे कि कल सुबह की वीडियो में भी मैंने कहा था कि पीपीओ में या डिस्चार्ज बुक में सिर्फ साल लिखा होगा, जो जिस साल में जन्म हुआ है वही ईयर लिखा होगा, डेट ऑफ बर्थ मंथ कुछ भी नहीं होगा, जिसकी वजह से एडिशनल पेंशन चालू होने में दिक्कत हो सकती है। और आप जैसे बता रहे कि 83 मतलब 2 साल ऑलरेडी हो चुके हैं, तो यही सबसे बड़ी दिक्कत है। और कई बार गलती से भी ये होता है। आपको क्या करना है, अगर स्पर्श में माइग्रेशन हो गया है तो स्पर्श में ग्रेवेंस देनी है, और डेट ऑफ बर्थ मंथ इसको सही करिए पीपीओ में भी डिस्चार्ज बुक में भी, ताकि एडिशनल पेंशन जो है सही से शुरू हो जाए। और जिनकी भी एडिशनल पेंशन शुरू होने का समय आ चुका है, आ रहा है, वो भी इस बात को लेकर ध्यान दे। अभी से ये सारे डॉक्यूमेंट सुधार दीजिए ताकि आने वाले दिनों में आपको इसको लेकर कोई भी दिक्कत ना हो। और थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि इसका एरियर भी बनेगा। जितना लेट आपका एडिशनल पेंशन माताजी का शुरू होता है, वो पैसों के लिए क्लेम जरूर से करिएगा। और दूसरी बात की एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह इसमें कुछ भी नहीं भरना होता, सिंपल आप स्पर्श के थ्रू कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। और इससे भी ज्यादा बेहद ही जल्दी कार्रवाई करनी है तो सिप्पी ग्राम पर कॉल कर दीजिए और कंप्लेन दर्ज करा दीजिए, ऑटोमेटिकली सारी कार्रवाई हो जाएगी। फिर भी कुछ दिक्कत आती है, हमसे संपर्क करिए, मैं जरूर से आपकी मदद करूंगी। आज तक के लिए यही जानकारी थी जिसको लेकर आई थी। अब जानकारी आप सब लोगों को कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।